हाय एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, क्लास 9th का। इससे पहले इस ही चैप्टर का मेरा एक और लेक्चर आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो काइंडली आप पहले वो देख लो, क्योंकि ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, और हमने 3 बेसिक आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ा था, जो है लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। और ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये पूरे चैप्टर में यूज़ होंगी, तो आप पहले इनको समझ लो प्रीवियस लेक्चर देखकर। आज हम पढ़ेंगे जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे जो सोशल चेंजेस आए, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए थे यूरोप में। तो सिटीज़, न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी बहुत ज़्यादा, रेलवेज एक्सपैंड हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रीजन्स और ज़्यादा डेवलप हो रहे थे। तो ये किस चीज़ का सिग्नल था? ये सिग्नल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इसका मतलब है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने को है, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी मैन, विमेन और चिल्ड्रन थे, मतलब कि हर एज ग्रुप के लोग, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब कि इनसे काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क कराया जाता था, लगभग 18 घंटे तक इनसे इंडस्ट्रीज़ में काम कराया जाता था। लेकिन इनको जो वेजेस मिलते थे, जो पैसे मिलते थे, जो लेबर मिलती थी, वो बहुत लो होती थी। और इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कॉमन था एट दैट टाइम, स्पेशली कब? जब इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड का जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत कम होती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि डिमांड मार्केट में बहुत कम है, तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कंटिन्यूटी में प्रोडक्शन करना चाहेगा तो उसका प्राइस जो है मार्केट में कम हो जाएगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट भी नहीं होगा। और पहले ही जो लेबर्स हैं उनको वेजेस बहुत कम मिल रही है, तो इस केस में उनको वेजेस और ज़्यादा कम मिलेगी। तो और क्या था? सोशल कंडीशंस कैसी थी? वो भी बहुत ख़राब थी। हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि टाउन्स रैपिडली ग्रो कर रहे थे, तो ओवर क्राउडिंग हो रही थी, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही थी। जहाँ पे एक रूम में 20 लोगों की जगह होती थी, वहाँ पे 40-50 लोगों को ज़बरदस्ती एडजस्ट करवाया जाता था। सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी सैनिटाइज्ड एरिया नहीं होते थे, कंजस्टेड जगहों में रह रहे हैं, एकदम से क्राउड्स में रह रहे हैं वो लोग। इसके बाद जो रिबलर्स हैं और जो रेडिकल्स हैं, जो भी लिबरल्स हैं, रेडिकल्स हैं, इन लोगों ने इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। और जो भी मैन और वर्किंग वुमेन है, उन्होंने लिबरल्स और रेडिकल्स के ग्रुप्स को ज्वाइन किया और पूरे यूरोप में रैलीज़ करना स्टार्ट की, ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट की और अपनी खुद की पार्टीज़ भी लॉन्च की। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम, वो क्या थी? वो मोनार्क होता था। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उस टाइम पे मोनार्क होता था। मोनार्क का मतलब होता है रूल बाय अ सिंगल पर्सन, रूल बाय अ सिंगल पर्सन। और उस टाइम पे ये जो सिंगल पर्सन है वो कौन था? किंग। और किंग कौन होता था उस टाइम पे? कैसे किंग बनते थे? क्या वोटिंग होती थी? नो, किंग वॉज द हेरिडिटरी, मतलब कि अभी जो राजा है उसके बाद उसी का बेटा जो है वो किंग बनेगा। तो मोनार्क का रूल था, रूल बाय अ सिंगल पर्सन, जो कि किंग था, और ये हेरिडिटरी होता था कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। और ये जो मोनार्क था, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं था, मतलब कि इसके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी। ये बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज करते थे कॉमन सिटीजन्स पर, जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में और मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। और जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता था वो रेस्ट ऑफ द सिटीजन से होता था, एक्सेप्ट क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो इन सब चीज़ों से तंग आके लोगों ने रेवोल्यूशंस करना स्टार्ट किए और मोनार्क को ओवरथ्रो करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया। मतलब कि मोनार्क होगा, बट अब उसके पास ये जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं ये नहीं होगी। एक कॉन्स्टिट्यूशन लोग बनाएंगे जिसके हिसाब से मोनार्क अपनी पावर्स का यूज़ करेगा। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को हटा के लोगों ने क्या डेवलप किया? सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम डेवलप किया। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड
हेड, मतलब कि आप लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए थे कि आप अपने पसंदीदा हेड को चूज़ कर सकते हो। तो जर्मनी, इटली और रशिया जैसे देशों में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम को ओवरथ्रू कर दिया लोगों ने। और 1815 की अगर मैं बात करूं, जोसेफ मज़ीनी जो कि एक बहुत फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने रेवोल्यूशन किया, कॉन्स्पिरेसी की बाकी लोगों के साथ और इटली को यूनिफाई करने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान था। इसके बाद नेशनलिस्ट जो है वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो नेशनलिज्म की बात करते हैं। यूरोप में कौन सी लहर चल रही थी, वेव ऑफ नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म क्या होता है, लव, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशन, और इस नेशनलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा नेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस वॉज द एंड ऑफ माई टूडेज लेक्चर। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।